सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपके फर्स्ट पेपर में हम लोग पढ़ रहे थे मूल्यांकन के पक्ष के अंतर्गत हमने कल संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक पक्ष के विषय में अध्ययन कर लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं भावात्मक पक्ष के विषय में। दोस्तों, भावात्मक पक्ष किसे कहते हैं, इसके अलावा इसके अंतर्गत इसे कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है ये भी हम जानेंगे। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बच्चों की रुचियों से संबंधित है। कोई बच्चा किसी भी विषय को तभी पढ़ता है जब उसकी उसमें रुचि होती है। तो कोई भी काम हम तभी करते हैं जब हमें वो काम अच्छा लगता है या हमारा उस काम में इंटरेस्ट होता है, तभी हम उस काम को करते हैं। तो किस तरीके से भावनात्मक पक्ष बच्चों के अंदर जगाया जाए, या फिर अगर नहीं है तो किस प्रकार से टीचर उन बच्चों के अंदर इस तरीके की भावना पैदा करें कि बच्चे अच्छे से जो भी वो पाठ पढ़ाएं उसको समझें। तो इसलिए दोस्तों, जो भावनात्मक पक्ष है या भावात्मक पक्ष है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग प्लीज इसको ध्यान से पढ़िएगा। आप यहाँ पर देखिए 1964 में ब्लूम, क्राथवल एवं मासिया के द्वारा ये पूरा भावनात्मक पक्ष के विषय में बताया गया था। तो इसके अंतर्गत देखिए बालकों की रुचियों, अभिरुचियों तथा संवेगों का अध्ययन किया जाता है। शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण में भावात्मक पक्ष का महत्वपूर्ण योगदान है। जैसा कि मैंने कहा, क्योंकि ये बालकों की रुचियों, अभिरुचियों से, संवेगों से संबंधित होता है, इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आप लोग प्लीज इसको अच्छे से पढ़िएगा। और किस तरीके से हम बच्चों के अंदर भावनात्मक पक्ष को जगा सकते हैं, अगर अभी तक उन बच्चों के अंदर इस तरीके की भावना नहीं है तो इसको भी हम अच्छे से समझेंगे यहाँ पर। तो आप देखिए, ऐसे व्यवहार को व्यक्तित्व का अनुभव पक्ष भी कहते हैं। अनुभव पक्ष क्यों कहते हैं? क्योंकि बच्चे को जो पिछले अनुभव होते हैं उसी के आधार पर उसकी रुचियां और अभिरुचियां बनती हैं। तो इसलिए इसे हम व्यवहार का अनुभव पक्ष भी कहते हैं। इसके अंतर्गत आग्रहण यानी कि रिसीविंग, अनुक्रिया करना यानी कि रिस्पॉन्डिंग, अनुमूल्यन यानी कि वैल्यूइंग, फिर उसके बाद है व्यवस्थापन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद चारित्रीकरण यानी कि कैरेक्टराइजेशन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आग्रहण या ध्यान। दोस्तों, अनुकरण या सुनने की तत्परता, यानी कि जब टीचर क्लास में कोई भी चीज पढ़ाते हैं तो बच्चे उसको ग्रहण करना क्यों चाहेंगे? जब वो उसको समझेंगे अच्छे से, उनका इंटरेस्ट होगा, तभी तो उसको ग्रहण करना चाहेंगे। जैसे कि अगर टीचर किसी भी लेसन को स्टार्ट कर रहे हैं, मान लीजिए गणित पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो गणित में जो सूत्र हैं या फॉर्मूले बताने से पहले बच्चों को गणित का बेसिक ज्ञान पता होना चाहिए। यानी कि हर बच्चे को गिनती या पहाड़े, क्योंकि छोटे क्लास की बात अगर हम करें तो हर बच्चे को गिनती, पहाड़ा, ये सब नॉर्मल चीजें आनी चाहिए, तभी आप उनको अच्छे से गणित का ज्ञान दे पाएंगे। तो यहाँ पर कहने का मतलब है दोस्तों कि पहले बच्चे को थोड़ी जानकारी हो, थोड़ी बहुत, जैसे किसी भी पाठ को आप डायरेक्टली, जैसे अगर बच्चे को परिवार के बारे में बताना हो तो आप डायरेक्ट ये नहीं कहोगे कि आज हम आप लोगों को हमारा परिवार पढ़ाएंगे। बच्चों से आप पूछ सकते हो कि आपके घर में कौन कौन है, आपके दादी बाबा हैं, माता पिता, आपके भाई बहन। इस तरीके से आप पहले उनसे इनडायरेक्टली पूछोगे हर बच्चे से कि उनको इन सभी बातों का ज्ञान है कि नहीं, छोटे बच्चों को। तब उसके बाद आप बताओगे हमारा परिवार, और किस तरीके से इस पर अगर निबंध लिखने को आए तो हम किस तरीके से लिखेंगे। तो छोटे बच्चों को आप किस तरीके से पढ़ा सकते हैं, यही सब बातें इसमें लिखी गई होती हैं। दोस्तों, इसके अलावा अगर कोई इतिहास का शिक्षक है तो वह उन बच्चों को विभिन्न काल की वेशभूषा, साज सज्जा, वास्तुकला आदि से अवगत कराता है और इसी से संबंधित चित्र भी बच्चों को दिखाता है। तो इससे क्या होगा, अगर उस समय की साज सज्जा, इसके अलावा वास्तुकला, वेशभूषा को अगर टीचर दिखा रहा है और समझा रहा है तो बच्चे क्या करेंगे? बच्चे देखेंगे और इंटरेस्ट भी लेंगे उस विषय को पढ़ने में। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, छात्रों के अंदर उसको ग्रहण करने की इच्छा भी होनी चाहिए। यहाँ पर आप देखिए लिखा हुआ है, बच्चों को पहले तो जानकारी होनी चाहिए, जो पाठ आप पढ़ा रहे हैं उसके विषय में बच्चों को पता होना चाहिए, यानी कि बच्चे अवगत होने चाहिए इससे। और ग्रहण की इच्छा, बच्चों के अंदर अगर किसी चीज को ग्रहण करने की इच्छा नहीं है तो बच्चे कुछ भी नहीं सीखेंगे, ये बात आप लोग जान लीजिए। इसीलिए किसी भी चैप्टर को पढ़ाने से पहले सबसे पहले उसकी एक रूपरेखा बनानी चाहिए। बच्चों को सीधे उस मुख्य पाठ के बारे में आपको नहीं बताना है, पहले उससे संबंधित जितनी बातें आप बच्चों को बता सकते हैं उतनी बातें आप बच्चों को बताइए, उसके बाद उस पाठ पर आइए। इसीलिए जब हम लेसन प्लानिंग करते हैं, लेसन प्लान बनाते हैं बच्चों के लिए, तो हम उनका पूर्व ज्ञान चेक करते हैं कि बच्चों को पूर्व ज्ञान, जैसे अगर बच्चों को गुणा सिखाना है हमें, तो बच्चों को गिनती आती है कि नहीं, जोड़ घटाना आता है कि नहीं, खासकर जोड़ आता है कि नहीं। गिनती और जोड़ आएगा तभी बच्चा गुणा सीख पाएगा। तो इसलिए बच्चों के पूर्व ज्ञान को भी देखना हमें हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। ठीक है।
और नियंत्रित या चयनित ध्यान। जब बच्चा उस विषय में इंटरेस्ट लेगा, निश्चित रूप से वह ध्यान भी देगा और आराम से टीचर के बताए गए बातों को वो सुनेगा भी, यानी कि कक्षा में अनुशासन भी बना रहेगा। इसके बाद अनुक्रिया करना। दोस्तों, अनुक्रिया करना बहुत ही आसान है। जैसे कि अगर टीचर ने जो आपको पढ़ाया है, सब कुछ इसी के ऊपर निर्भर है, बच्चे ने कितना ग्रहण किया इसी के ऊपर निर्भर है। यानी कि बच्चा जितना सीखेगा, अगर उससे कोई क्वेश्चन पूछेगा टीचर, तो अगर उसने सीखा होगा तभी क्या कर पाएगा, अगर उसने ग्रहण किया होगा तभी तो वो टीचर को बता पाएगा। यानी कि जब उसने उस बातों को या उन बातों को, उस ज्ञान को रिसीव कर लिया है, यानी कि अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी रुचियों के अनुसार जो भी ज्ञान शिक्षक ने दिया, बच्चे ने उसे रिसीव कर लिया है, तो बच्चा उस पर बिल्कुल रिस्पॉन्ड करेगा। यानी कि अगर शिक्षक क्लास में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो बच्चा तुरंत उसका उत्तर देगा या अपना सर हिला करके बताएगा कि हाँ हमें आता है। जो जिन बच्चों को उत्तर आता होगा, वो बच्चे अपना हाथ खड़ा करके कहेंगे हाँ सर हमको आंसर आता है। तो इस तरीके से बच्चे अनुक्रिया करते हैं या बच्चे रिस्पॉन्ड करते हैं आपके पढ़ाई गई चीजों पर। तो देखिए, विशेष घटना पर प्रतिक्रिया देना, यानी कि बच्चे अपनी बातों को रखते हैं, जो उन्होंने सीखा होता है, जो आपने सिखाया है, उन्होंने अपनी रुचि के अनुसार सीखा होता है, तो उस पर क्या करते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं, आपके पूछे गए क्वेश्चंस का उत्तर देते हैं। अनुशीलन करना या फिर अनुकरण भी करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए वही बात लिखी है कि शिक्षक के द्वारा प्रश्न पूछने पर छात्र उत्तर देने के लिए अनुक्रिया युक्त व्यवहार करते हैं, जैसे कि हाथ उठाते हैं या फिर बोल करके भी बताते हैं सर हम आंसर बताएं, इस तरीके से भी। तो ये हो गया अनुक्रिया, यानी कि शिक्षक की बताई गई बातों को बच्चों ने कितना सीखा और टीचर के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन का अगर बच्चे आंसर दे रहे हैं, अनुक्रिया कर रहे हैं, तो इस तरीके से ये यहाँ पर दूसरा पक्ष हो गया इसके अंतर्गत। अब इसके बाद दोस्तों ये भी अभी निम्न स्तर के अंतर्गत ही आता है, अनुक्रिया भी। अब इसके आगे हम बढ़ेंगे। तीसरा पॉइंट है अनुमूल्यन। अब यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो बच्चे ने सीखा, बच्चे ने ग्रहण किया, उसके बाद टीचर के पूछने पर बच्चे ने क्या किया, रिस्पॉन्ड किया, यानी कि बच्चे ने आंसर दिया। अब यहाँ पर अनुमूल्यन यानी कि वैल्यूइंग करना। मूल्यों को ग्रहण तो किया बच्चे ने, लेकिन अब उन मूल्यों में उसे क्या करना है, उसे उन मूल्यों के लिए, उन मूल्यों में प्राथमिकता ढूंढनी है, या फिर ये कहें कि जो उसने ग्रहण किया है, उन मूल्यों को अब उसे क्या करना है, अब उसे वैल्यू करना है या फिर उन्हें उनको मूल्य देना है। और कौन सा मूल्य अच्छा है, या फिर ये कहें जो उसने ग्रहण किया है किसे वह वरीयता देना चाहता। आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि बच्चे ने तो सभी विषयों को पढ़ा है, लेकिन वह किस विषय में अधिक इंटरेस्टेड है। अगर उससे टीचर पूछते हैं या कोई भी बच्चा पूछता है कि तुम्हारा सबसे अच्छा या सबसे ज्यादा अच्छा विषय तुम्हें कौन सा लगता है, या फिर किस विषय में तुम्हारा इंटरेस्ट ज्यादा है, तो जिस विषय को बच्चे ने अच्छे से समझा होगा, या फिर जिस विषय में उसका इंटरेस्ट होगा, जिसमें रुचि होगी, जिसमें टीचर की बताई गई बातें उसको समझ में आई होगी, और उसने उन क्वेश्चंस का जो टीचर ने पूछा होगा उसका आंसर भी दिया होगा, तो बच्चा उस विषय को सबसे पहले लगाएगा। यानी कि जो विषय उसको अच्छे से समझ में आया होगा उसको वह प्रायोरिटी देगा, और वो बताएगा कि मुझे विज्ञान अच्छा लगा, फिर गणित, फिर हिंदी, फिर इस तरीके से सामाजिक विषय। इस तरीके से बच्चा उनको क्या करेगा, उन मूल्यों को वरीयता दे देगा, या फिर उन पाठों को या उन सब्जेक्ट को क्या कर देगा, वो प्रायोरिटी देगा कि ये हमको ज्यादा अच्छा लगता है तो इसको हम फर्स्ट पे रखेंगे, ये हमको कम अच्छा लगता है इसको सेकंड पे रखेंगे। तो इस तरीके से मूल्यों को ग्रहण करके क्या करेगा, मूल्यों के प्रति वचनबद्धता, यानी कि उसने स्पष्ट रूप से बताया कि कौन सा विषय मुझे अच्छा लगता है, और क्या किया उसने, प्रायोरिटी भी दी या फिर वरीयता भी दी, और क्या किया, इससे उसने क्या किया, मूल्यांकन किया किसका, अपने विषयों का। इसके बाद व्यवस्थापन। अब यहाँ पर आता है प्राथमिकताएं तय करना, सामान्यीकरण करना, इसके अलावा सामान्यीकरण द्वारा मूल्य निर्धारण करना और पालन करना। यानी कि अब बच्चे ने अगर कह दिया है कि मुझे विज्ञान विषय मेरा फर्स्ट चॉइस है, तो अब उसे हमेशा विज्ञान विषय को अच्छा बना के रखना होगा। ये नहीं कि अब धीरे धीरे विज्ञान पर ध्यान देना कम कर दिया, फिर गणित अच्छा हो गया, और इस तरीके से, मतलब यहाँ पर कहने का मतलब है कि जिसको उसने प्रायोरिटी दी, उस अपने वचन पर वो स्थिर रहे कि हाँ अगर विज्ञान में अच्छा है तो और विषयों में भी अच्छा करके वहां तक पहुंचे, लेकिन विज्ञान विषय पीछे ना छूट जाए। ठीक है, यानी कि प्राथमिकताएं तय करना और पालन भी करना, यानी कि जो बातें बच्चे ने कही है उसका पालन भी करना है उसे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये उच्चतर स्तर है व्यवस्थापन। इसके बाद सबसे उच्चतम स्तर क्या होता है, यहाँ पर आप देखिए चारित्रीकरण या फिर कैरेक्टराइजेशन। इसके अंतर्गत उच्चतम स्तर व्यवहारों पर नियंत्रण, पुष्टि करना, प्रदर्शन करना, योग्यता हासिल करना आदि। दोस्तों, चारित्रीकरण का मतलब है जब बच्चा इतनी सारी चीजें सीख गया है, वो ग्रहण किया उसने ज्ञान को अपनी रुचि के अनुसार, फिर उस पर अनुक्रिया दिया,
फिर उन पर उनका मूल्य भी निर्धारित किया कि किस मूल्य को मुझे पहले रखना है, किसको बाद में रखना है। और यहाँ पर उसने उसका पालन भी किया, यानी कि बच्चे ने क्या किया, उन मूल्यों का पालन भी किया। तो बच्चा इतनी सारी चीजें करता हुआ चला आ रहा है, तो इससे क्या डिसाइड होगा, इससे डिसाइड होगा उसका चरित्र, यानी कि किस तरीके का वो व्यवहार करता है, अपने व्यवहार पर उसका नियंत्रण है कि नहीं। उसके अंदर धीरे-धीरे जब ये पूरा स्टेप करते हुए बच्चा आता है, तो उसके अंदर भावनात्मक पक्ष जग जाता है। अगर अभी तक उसके अंदर इस तरीके की भावना नहीं होती है, तो उसका व्यवहार धीरे-धीरे परिवर्तित होने लगता है और जो परिवर्तन होता है वो उसके आस-पास के लोगों को भी दिखाई देता है। उसके टीचर, उसके जो मित्र हैं, वो भी देखते हैं कि किस तरीके से ये बच्चा धीरे-धीरे अच्छा कर रहा है अपने विषयों में और वह बच्चा योग्य हो जाता है। तो ये जो यहाँ पर लगातार जितना भी वर्गीकरण बताया गया है, ये सबसे पहले ग्रहण करना, फिर अनुक्रिया करना, फिर अनुमूल्यन, फिर व्यवस्थापन और फिर चारित्रीकरण, यानी कि बच्चे का चरित्र इस तरीके से हो जाता है कि वह उसका व्यवहार बहुत ही अच्छा हो जाता है अपने आस-पास के लोगों से। जब इस तरीके से बच्चे को स्टेप वाइज़ कोई भी विषय पढ़ाया जाता है जो उनकी रुचि के अनुकूल हो, अगर नहीं हो तो भी किस तरीके से रुचि पैदा करनी है, ये सभी बातें इसके अंतर्गत आती हैं दोस्तों। तो उम्मीद करती हूँ आपको भावात्मक पक्ष बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा और आप इसको आसानी से एग्जाम में लिख भी लेंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आज का, आपको जरूर आप लोग बताइएगा, क्योंकि ये भावात्मक पक्ष था। अब इसके बाद क्रियात्मक या कौशलात्मक पक्ष हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो दूसरे नंबर का आज आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया भावात्मक पक्ष। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यहाँ आपको आई बटन मिल जाएगा, आई बटन पर क्लिक करके आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगी थर्ड सेमेस्टर के सभी वीडियोस की। आप देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। दोस्तों इसकी फ्री पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, तो टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइए अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट स्टेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचे और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो पूरा देखने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और ऐसे चैनल से बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।